इसी तरह का प्यारा सा कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं साथियों हमारे एनसीईआरटी साइंस की फाउंडेशन बैच में, क्योंकि एमपी टेट के विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं साथियों, आपको यहाँ पे अलग से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैंने साथियों आपके लिए एक एमपी टेट वर्क 3 का फोल्डर बना दिया है, जिसमें जिसमें आपको यूनिट नंबर 11 से लेकर यूनिट नंबर 16 तक की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी पूरा पूर्ण रूप से, और यहीं पर आपको सारी की सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि जो विद्यार्थी साथियों एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हैं, वो सबसे पहले पेड कोर्सेज में जाएगा। वहां पर आपको एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच नजर आएगा साथियों। 50% का ऑफ चल रहा है हमारे एमपी टेट के विद्यार्थियों के लिए। आप आइए और इस वाले कूपन कोड को यूज करके साथियों अपने इस बैच में जुड़ सकते हैं। तो बहुत प्यारा बैच है और संपूर्ण बैच है एमपी टेट के साइंस के लिए। तो साथियों ये जो बैच है वो रामबाण होने वाला है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भाई आपके सामने हूँ बहुत ही बेहतरीन आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार में। तो देखिए साथियों, आज हमारी जो क्लास यहाँ पे होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए आज की क्लास के अंदर साथियों हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स का एक इतना बेहतर टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आप यकीन मानिएगा साथियों, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिलेंगे। और मैं आज आपको इस क्वेश्चंस के सारे फंडामेंटल्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। देखिए आज हम देखिए साथियों जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है तरंग की मोशन, जिसे बोलते हैं वेव मोशन। तो मतलब तरंगे क्या होती है, किस तरह से होती है, किस तरह से चलती है, तो ये सारी बातें हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। और क्लास को शुरू करने से पहले साथियों बता दूं वो ये है कि साथियों देखिए मैं लाइव क्लासेस में किसी प्रकार से कोई भी कमेंट्स आपके साथ ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। दूसरा ये है साथियों, आपको जो कुछ भी पूछना है क्लास के बाद में जरूर पूछेगा। आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई मैं करूंगा क्लास के बाद में। कि इतनी बात क्लियर हो चुकी है? पहले जरा मुझे कमेंट सेक्शन में इतना बता दो जल्दी से। मैं सबकी कमेंट्स को बेटा देख रहा हूँ, टेंशन ना लो। पहले जरा मुझे ये बता दो कि क्या आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं? चलो, और फिर हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत नया कंसेप्ट है जो आपको सीखने को मिलेगा। और वेव मोशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो फिजिक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इससे बच नहीं सकते, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों आज की हमारी प्यारी सी क्लास को, जिसका नाम है वेव मोशन। चलिए तो शुरू करेंगे साथियों वेव मोशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारे आपके सबके कमेंट्स को बेटा मैं पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलो आ जाओ। देखो ध्यान से, अगर आपसे एग्जामिनेशन में साथ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बता दो जो कि वेव यहाँ पे क्या होती है, कि हमारी जो तरंगे होती है वो क्या होती है, जरा समझो ध्यान से। देखिए आप यहाँ पे समझना कि यहाँ पे देखिए आपको जो वेव है वो दिखाई देगी, मतलब यहाँ पे जो तरंगे वो दिखाई देंगी। और इसी तरीके से देखिए साथियों आपको यहाँ पे भी तरंगे दिखाई देने वाली हैं। तो हमारे मन में पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भैया वेव होती क्या है, तरंगे होती क्या है। देखिए अगर पानी में, पहले इसका एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, समझना। अगर मान लो कि पानी बिल्कुल शांत है, किसी प्रकार से कोई डिस्टरबेंस नहीं है, पानी बिल्कुल शांत है। आपने शांत पानी के अंदर एक यहाँ पे पत्थर फेंक दिया ऐसे, तो क्या हो जाएगा? डिस्टरबेंस हो जाएगा। आपने पानी के अंदर यहाँ पे डिस्टरबेंस को पैदा कर दिया। इसका मतलब यह है कि जब तक यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी गति ना की जाए, कोई भी मोशन ना की जाए, अब क्योंकि सॉलिड पदार्थ होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड के अंदर साथियों जो मोशन होता है वो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब कण बहुत पास पास में होते हैं तो उनके अंदर कंपन होता है। तो जब यहाँ पे कंपन हो जाए या कंपन की गति हो जाए या किसी प्रकार से कोई डिस्टरबेंस हो जाए, तो उनके द्वारा साथियों ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कंपन कर रहा हूँ तो मैं अपनी ऊर्जा को यहाँ पे बगल में ट्रांसफर कर रहा हूँ, और मेरी द्वारा जो ऊर्जा ट्रांसफर की जा रही है उसके द्वारा साथियों किसका निर्माण हो रहा है? तो तरंगों का निर्माण हो रहा है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि भैया बता दीजिए तरंग वास्तव में क्या होती है, कि तरंग यहाँ पे कैसे बनती है, किस प्रकार से तरंगों का निर्माण होता है। तो आपके लिए सारे सारे फैक्ट यहाँ पे जानने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, तो तरंगे साथियों कैसे बनती हैं, सुनना ध्यान से जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए तो तरंगों के बारे में पहला डेफिनेशन बनता है कि व्हाट इज वेव, व्हाट इज तरंगे। तो तरंगों के बारे में साथियों सीधी सीधी डेफिनेशन ये दी जा रही है
कि वेव जो होती है साथियों, डिस्टरबेंस होती है, जो तरंगे होती हैं साथियों, तरंगे जो होती हैं वो वास्तव में क्या है, तो तरंगे एक तरह का यहाँ पे क्या है, कंपन है। मतलब ये एक तरह के कंपन है, और इसके द्वारा यहाँ पे ऊर्जा का ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब इसके माध्यम से ऊर्जा को ट्रांसफर किया जाएगा। तो तरंगे वह कंपन होती हैं जो एक माध्यम से ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। इसमें कणों का स्थानांतरण नहीं होता, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं जाते। क्या बात करो भैया, मैं समझा नहीं। यस, मैं उसी को समझाना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से जरा समझना, आप बात को जरा समझने का प्रयास करना। कैसी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए, आप मान लीजिए कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपके जैसे लाइन में लगे हैं। आपने ये देखा होगा कि अक्सर जो मजदूर होते हैं वो कंस्ट्रक्शन करते समय ईंटों को लेके जाते हैं। अब दो तरीके हैं ईंटों को ले जाने के। पहला तरीका ये है साथियों कि मैं यहाँ पे ईंटों को सर पे रखूं और खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाऊं, सही बात है। दूसरा तरीका क्या है कि हम एक लाइन बना लें बहुत लंबी, मैं लग गया, मेरे बगल में दूसरा व्यक्ति लग गया, फिर तीसरा व्यक्ति लग गया, उसने मुझे ईंट दी, मैंने दूसरे वाले को दी, और दूसरे ने फिर तीसरे को दे दी, तीसरे वाले ने चौथे को दे दी। अब बताओ जल्दी से, इसके अंदर भी तो ईंट जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रही है, सही बात है भैया। क्या वास्तव में ईंट जा रही है, मैं जा रहा हूं, ईंट जा रही है, मैं तो किसी प्रकार से मूव नहीं कर रहा। यही साथियों तरंगी होती है। तो तरंगों का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाए बिना किसी कण के स्थानांतरण के, मतलब जो पार्टिकल्स है ना ये मोशन नहीं करते, लेकिन जो ऊर्जा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर हो जाती है। क्या बात करो भैया। यस, आप यहाँ पे जरा समझिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ। देखो, आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया, मैं दोबारा से एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपकी बहुत लंबी श्रृंखला बनी है। आप जैसे ही 50 लोग हैं जो एक लाइन में खड़े हुए हैं। उधर से किसी व्यक्ति ने कोई सामान भेजना देना शुरू किया, तो सामान को आप एक दूसरे को पास कर रहे हैं। तो जैसे आपके पास सामान आया, आपने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। सामान देखो जा रहा है, लेकिन आप नहीं जा रहे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कण की जो गति है वो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो ऊर्जा है वो गति कर रही है। बोलो हाँ, सही बात है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो मोशन यहाँ पे हो रहा है ना बालक, इसी को हमने नाम दिया तरंग का मोशन। तो एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, सुनो ध्यान से, कि भैया वेव मोशन, यहाँ पे वेव के अंदर, तरंग के अंदर क्या किसी प्रकार से जो कण होते हैं, क्या किसी प्रकार से जो पार्टिकल्स होते हैं ये यहाँ पे मोशन करते हैं। तो आंसर है सर, पार्टिकल्स के अंदर यहाँ पे मोशन नहीं होता, मतलब ये अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करते। ये अपने स्थान में क्या नहीं करेंगे, ये अपने स्थान के अंदर साथियों परिवर्तन नहीं करेंगे। पहली बात समझना ध्यान से, मतलब पार्टिकल्स के अंदर यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है। पार्टिकल्स के अंदर यहाँ पे मोशन हो सकता है, लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, अपनी जगह पे बने रहेंगे, वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है साथियों कि इनका जो विस्थापन है वो यहाँ पे शून्य होता है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है साथियों। मतलब पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे कितना होगा, तो वो यहाँ पे शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि वेव मोशन में जो विस्थापन होता है ये कितना होता है, जीरो होता है। सर विस्थापन जीरो क्यों होगा, आप डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं हो जाएगी, जरा समझना। मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, अगर मान लो कि भैया मैं यहाँ पे ईंट को ले जाते समय थोड़ा यहाँ पे हो जाऊं और थोड़ा यहाँ पे हो जाऊं और दोबारा से अपनी जगह पे वापस आ जाऊं, तो देखो मैंने मोशन तो किया, सही बात है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि मोशन करते समय या वेव की गति में या वेव के मोशन के कारण मैं थोड़ा सा आगे गया और थोड़ा सा पीछे गया, लेकिन मैं दोबारा से अपने स्थान पे वापस आ गया, तो क्या चीज जीरो हो जाएगी, गति जीरो हो जाएगी, मोशन जीरो हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, या दूरी जीरो हो जाएगी। आप कहेंगे सर आपने गति की, आप आगे गए, आप पीछे गए, मतलब मोशन तो हुआ है साथियों, सही बात है कि नहीं। मोशन तो भैया हुआ है, देखो मोशन तो भैया हुआ है, आपने मोशन तो किया है, सही बात है। लेकिन आप जितना आगे गए उतना ही पीछे गए। इसका मतलब यह है कि आपका जो कुल विस्थापन है वो कितना है, जीरो है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है साथियों कि हम जब बात करते हैं वेव के अंदर, तो वेव के अंदर यहाँ पे साथियों जो मोशन है वो तो होता है, लेकिन विस्थापन की जो वैल्यू होती है, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। इस बात को जरा समझो, लॉजिकली है। ठीक है भैया, यहाँ पे ट्रांसफर किसका किया जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भैया किसका ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता है, मतलब ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता है। क्या इतनी सी बात क्लियर हो चुकी है, बताइए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर।
कंफर्म है कि वेव की हम जब बात करेंगे बालक, तो वेव के बारे में ये समझिएगा कि वेव जो होता है साथियों क्या है, एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। ठीक है, वेव की हम जब बात करते हैं तो इसके द्वारा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसके अंदर किसका मोशन नहीं होता, तो एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता किसका, पार्टिकल्स का। मतलब जो कण होते हैं ये एक्चुअल में गति नहीं करते हैं, और यही समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है। अगर आपने ये समझ लिया तो यकीन मानिए साथियों आपने आधी चीज यहाँ पे क्लियर कर ली है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ना ये वाला जो पॉइंट है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों को पता है कि अभी ये वेव हो रही है, लेकिन वेव में क्या होता है क्या नहीं होता ये नहीं पता होता है। तो मैंने ये समझा दिया। अब सुनो ध्यान से, कमाल की चीज देखो ध्यान से, एनिमेशन से भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। देखो अब इसकी अगर मैं एनिमेशन की बात करूंगा, आप जरा ये समझो कि इस एनिमेशन में हो क्या रहा है। देखिए इस वाले पॉइंट पे डिस्टरबेंस हुआ, सही बात है भैया, इस वाले पॉइंट पे डिस्टरबेंस हुआ होगा। अब इस वाले पॉइंट पे जब डिस्टरबेंस हुआ होगा, अरे यार ये ऐसे काम नहीं करेगा, चलो हटाओ। देखो इस वाले पॉइंट पे जब डिस्टरबेंस हुआ होगा तो इसके द्वारा देखिए ऊर्जा का ट्रांसफर किया जा रहा है। अब ये बताओ कि ऊर्जा के ट्रांसफर में पानी वास्तव में आगे बढ़ रहा है या पानी के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है साथी ऊर्जा, तो पानी के द्वारा ऊर्जा को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? सोचो कि समुद्र के अंदर जो लहरें बनती हैं, आप ये समझना ध्यान से, अगर समुद्र की लहरों के अंदर एक्चुअल में पानी आगे बढ़ रहा होता तो हर पॉइंट पे साथियों लहरें आगे बढ़ती जाती। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो एक पॉइंट पे आके बंद हो जाती है कि नहीं? नोटिस किया आपने? अगर सोचो कि इस लहरों के साथ एक्चुअल में पानी आगे आ रहा होता तो भैया होता क्या, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे ना जाने कितनी लहरें कितनी आगे आ जाती, समझ लो। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में होता है क्या साथियों कि लहरें एक सीमा तक आती हैं। हाँ अगर मान लीजिए कंपन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लहरें आगे भी आएंगी, तो उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब पानी नहीं बढ़ता है साथियों, ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा के साथ फिर मोशन है जो ट्रांसफर किया जाता है। इसी तरीके से आप ये देखिए ध्यान से, आप ये नोटिस करना साथियों बहुत ही बड़ी तरीके से कि ये सारे के सारे हवा के कण हैं। क्लियर है? अब अगर हवा के कण वास्तव में गति करते तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि भैया एक इलाका पूरा खाली हो जाता और एक ही जगह पे सारे के सारे कण जमा हो जाते। अगर वास्तव में कण एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते, सुनना जो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे भी देखिए वेव मोशन हुआ है साथियों, ये हमारे हवा के कण हैं, हवा के पार्टिकल्स हैं, सही बात है। हवा के पार्टिकल्स में यदि मैं किसी प्रकार से कोई कंपन कर दूंगा, कोई डिस्टरबेंस कर दूंगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में ऊर्जा ट्रांसफर की जा रही है। सोचो अगर यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स ट्रांसफर हो जाते, पार्टिकल्स मूवमेंट करते, तो क्या कंडीशन बनती? कंडीशन ये बनती कि एक समय के बाद ये इलाका पूरा खाली हो जाता और सारे के सारे पार्टिकल एक जगह पे जमा हो जाते। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो अपनी जगह पर ही हैं, बस हाँ थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो इनका विस्थापन कितना है? 0 है। मतलब इनकी टोटल जो यहाँ पे ऊर्जा है वो सीमित रहने वाली है, ये ऊर्जा को ट्रांसफर करने वाले हैं। लेकिन इनके द्वारा जो यहाँ पे एक्चुअल मोशन हो रहा है वो कितना, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है साथियों? उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0। क्या ये दो बातें क्लियर हो चुकी हैं कि भैया हम जब बात करते हैं वेव के बारे में, तरंगों के बारे में, तो तरंगों में किसको ट्रांसफर किया जाता है? तो तरंगों में साथियों ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे स्थानांतरण नहीं करते। पार्टिकल्स मोशन करते जरूर हैं, लेकिन पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे टोटली नहीं जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो चुकी है? प्लीज बताओ जल्दी इसमें जो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने थोड़ा सा समय लिया उसको बताने के लिए, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, भैया हमारे पास में किस तरह की जो गति है वो देखने को मिलेगी। आ जाइए, हम आते हैं साथियों सीधे सीधे यहाँ पे तरंगों के प्रकार के बारे में, क्योंकि यहीं से हमारे चैप्टर्स की शुरुआत होगी। आपको बताऊं कि ये जो है वो बेस है, किसका बेस है? ये साथियों बेस है हमारी लाइट का। लाइट मतलब समझ लो प्रकाश का, क्योंकि बिना इस कंसेप्ट को समझे आप यहाँ पे प्रकाश को नहीं समझ सकते, प्रकाश मतलब लाइट को नहीं समझ सकते। इस कंसेप्ट को समझे बिना साथियों आप यहाँ पे साउंड को नहीं समझ सकते। तो इसलिए ये चैप्टर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी में मैं आपको बहुत सारी बातें समझाने वाला हूँ। चलिए, तो अब हमारे सामने मुद्दा ये बन जाता है कि भैया
यहाँ पे जो तरंगों के प्रकार होते हैं, जो यहाँ पे वेव्स की प्रकार होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं बताइए। तो वेव्स भैया दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है मैकेनिकल और दूसरी होती है साथियों विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बात करो भैया, यस। तो वेव्स हमारे पास में दो प्रकार की है। पहली कौन सी है, मैकेनिकल है, और दूसरी साथियों कौन सी है, तो दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैं जरा लिख देता हूँ, देखिए। तो पहली है साथियों जिसे बोलते हैं मैकेनिकल, और दूसरी है जिसे बोलते हैं अमैकेनिकल, इसे बोलते हैं अयांत्रिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो। दोनों में डिफरेंस ये है कि इन तरंगों को चलने के लिए यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, मतलब दे नीड मीडियम। इनको यहाँ पे चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि दे डजंट नीड मीडियम, मतलब दे, या आप ऐसे कह दीजिए, इनको चलने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको चलने के लिए किसी प्रकार से कोई भी जो मीडियम होता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बेसिक डिफरेंस है जो बन जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भैया ये बता दीजिए कि हमारे पास में जो तरंगे होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो कितने प्रकार की है साथियों। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, आंसर है मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स वो तरंगे होती है जिनको चलने के लिए, जिनको मूवमेंट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। दे नीड मीडियम, मतलब बिना किसी मीडियम के लिए तो वो चल ही नहीं सकती है। जैसे हवा चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, कुछ भी चाहिए, बिना किसी मीडियम के नहीं चल पाएंगी। जैसे साउंड तरंगे हो गई हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, तो जैसे हमारी साउंड हो गई, ध्वनि तरंगे हो गई। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में, तो जो ध्वनि तरंगे वो कैसी हैं, वो साथियों यहाँ पे मीडियम पे चलती हैं। मीडियम मतलब माध्यम चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे चंद्रमा को देख रहा हूँ और चंद्रमा पे विस्फोट हो जाए, तो क्या चंद्रमा पे जो विस्फोट होगा उसकी आवाजें मुझे सुनाई देंगी, नहीं सुनाई देंगी। क्यों, देखिए चंद्रमा पे साथियों जो विस्फोट हुआ है उसकी आवाजें मुझ तक नहीं पहुंचने वाली। क्यों, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई कोई माध्यम नहीं है। उसके बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है, ना ना हवा है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। स्पेस क्या हमारा वैक्यूम है। तो चंद्रमा पे यदि कोई बम फोड़ दिया जाए ना, तो हमें सुनाई देने वाला नहीं है। क्यों नहीं दिखाई सुनाई देगा भैया, क्योंकि वहां पे जो वैक्यूम है, और उन तरंगों के अंदर यहाँ पे किसी प्रकार से यांत्रिक तरंगे नहीं पाई जाती, मतलब वहां पे मैकेनिकल वेव्स नहीं मिलती हैं। लेकिन मैं जब बात करता हूँ बेटा प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में, सुनो। जो लाइट है वो एक ऐसी तरंगे हैं जो यहाँ पे माध्यम पर निर्भर नहीं करती, मतलब उनको चलने के लिए किसी प्रकार से कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो साथियों कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिनको हम नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्लियर सारी बातें। तो मुद्दा बनता है कि प्रकाश किस में शामिल है, तो ये प्रकाश हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे समझिए ध्यान से कि सन की मैं बात करता हूँ, सूरज की बात करता हूँ, देखिए ध्यान से। अब सूरज के द्वारा साथियों पृथ्वी पर जो रोशनी आती है, तो ये बता दो जल्दी से, बीच में क्या है, आग गंगे से कुछ नहीं है। तो सूरज के द्वारा साथियों जो रोशनी आती है, बीच में क्या है साथियों, बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं निर्वात। तो क्या बीच में किसी प्रकार से कोई मीडियम है, नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बेटा पृथ्वी तक पहुंच जाता है। मतलब लाइट जो है वो ऐसी तरंगों में शामिल है, ऐसी वेव में शामिल है, जिनको चलने के लिए किसी प्रकार से कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, बिना किसी मीडियम के भी आ सकती है। उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है। और मैं बता दूं, इसको लेके तो मैं पूरा अलग ही चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसको तो मैं पूरा अलग से डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको वेव के बारे में, और फिर आपको साथियों इनके बारे में डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। क्या यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है, बोलो हाँ या ना। चलिए, ये समय आ गया। देखो, तो हम जब बात करते हैं साथियों तरंगों के प्रकार के बारे में, तो एक होती है यांत्रिक तरंगे, जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए। एक होती है अयांत्रिक तरंगे, जिनको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। ठीक है भैया। अब यांत्रिक तरंगे जो होती हैं, जिनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव भैया दो प्रकार की होती है, सुनिए कौन कौन सी है। पहली है अनुप्रस्थ। सुन लो हिंदी इंग्लिश वाले, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला है साथियों अनुप्रस्थ, जिन्हें बोलते हैं ट्रांसवर्स।
और दूसरा है अनुदैर्घ्य जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बता दो कि हमारे पास में जो तरंगे होती हैं, कौन सी तरंगे? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल मतलब जो यहाँ पे माध्यम पे डिपेंड करती हैं। तो माध्यम पे डिपेंड करती है वो कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं। पहली कौन सी है? ट्रांसवर्स है। और दूसरी कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है भैया। ट्रांसवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य ये दो तरह की तरंगे हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। अब आप ये देखिए ध्यान से। तो ये जो तरंगे मैंने दिखा दी हैं आपको, ये साथियों कैसी है? मैकेनिकल हैं, जो माध्यम पर निर्भर करती हैं। और जो तरंगे साथियों माध्यम पर निर्भर नहीं करती उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। इन तरंगों के अंदर यहाँ पे चुंबकीय बल भी होता है, इन तरंगों के अंदर विद्युतीय क्षेत्र भी होता है, और इनकी खुद की एक दिशा भी होती है, और जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। कंफर्म है सारी बातें? क्या यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर हो चुकी है? एनिमेशन के साथ बता दिया है, क्योंकि मैं साथियों आज आपको इसके बारे में पढ़ाने वाला मैकेनिकल वेव्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कतई जहर बनते हैं। क्या हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, क्या ट्रांसवर्स होती हैं, इनमें वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, हर एक चीज है जो बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया ना, कतई सारी चीजें हैं जो मिल जाएंगी। जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, हर बच्चा बताएगा प्लीज जल्दी से। क्या यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। मेक इट फास्ट क्विक। चलो अब शुरू करते हैं साथियों हमारी आज की क्लास को। क्या बात करो भैया, अभी तक हमने क्लास शुरू नहीं की है? नहीं, अब हम क्लास की बेटा शुरुआत करेंगे। अब सुनो ध्यान से, क्लास की शुरुआत सही मायने में अब यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा ना, वो कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार होने वाला है। देखिए ध्यान से, चलिए तो सुनना सबके सब ध्यान से। अब हम क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। और अनुप्रस्थ तरंगों को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स, ठीक है। जरा समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, जरा समझिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले मैं लाइन टू लाइन समझा देता हूं आपको, लाइन टू लाइन पढ़ देता हूं ताकि आप लोग समझ जाएंगे। और देखो जो पीडीएफ में दे रहा हूं ना बेटा, सुनो, जहां पे लिखने की आवश्यकता है वहां पे मैं लिख के पढ़ाता हूँ। जहां पे लगता है मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं वहां पे लिखता नहीं हूँ, ताकि आपका समय ज्यादा बच जाए। और इसी तरह की पीडीएफ भी है जो आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लेना कि ऐसा नहीं भी लिख लिख के पढ़ा दो। देखो अगर मैं लिख के पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना, तो समय ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। मेरा मानना यह है साथियों, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो जहां पे लिखने की आवश्यकता पड़ेगी मैं वहां पे बहुत अच्छी तरह से लिखूंगा भी, ठीक है। लेकिन परेशान मत हो ना, बढ़िया तरीके से चीजें पढ़ने वाले हैं। सुनो अब क्या कहा जा रहा है, जरा समझो ध्यान से। पहले हिंदी वाले फिर इंग्लिश वाले, ठीक है। देखो ध्यान से, वह तरंगे जिनमें 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 माध्यम के जो कण होते हैं, ये तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। क्या बात करो भैया, मतलब क्या है? इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा मीडियम के, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल ऑफ द वेव। मतलब वेव के चलने की जो दिशा है उसके परपेंडिकुलर दिशा में क्या करेंगे? मोशन करेंगे। समझ आ गया छोटा सा पॉइंट? यही तो बोला जा रहा है कि माध्यम के जो कण है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अगर मान लो कि मैं दिशा तरंग की ऐसी है, तो कंपन कैसे हो रहा है? लंबवत हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। यही बात कही जा रही है। ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं साथियों? उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। भैया मैं समझा नहीं बिल्कुल भी, लेट मी समझाता हूँ, टेंशन ना लो। देखो अगर आप जरा समझना ध्यान से, जो मैं बताना चाहता हूँ वर्टिकल मोशन या परपेंडिकुलर मोशन होता क्या। देखिए अगर मान लो कि ये भैया दिशा है, किसकी दिशा है? अगर मान लो भैया ये यहाँ पे वेव की, यहाँ पे क्या देखिए वेव की डायरेक्शन है। अगर मान लो कि यहाँ पे इस दिशा में हमारी जो तरंग है वो चल रही है, इस दिशा में चल रही है, तो इनका कहना सीधे सीधे ये है कि भैया जो कण होंगे, कण जो पार्टिकल्स होंगे, जो कण होंगे, वो किस दिशा में जाएंगे? तो पार्टिकल्स जो हैं साथियों वो यहाँ पे या तो ऊपर ऐसे जाएंगे, या फिर नीचे ऐसे आएंगे, या फिर ऊपर ऐसे जाएंगे, अरे अरे अरे, ऊपर ऐसे जाएंगे, या फिर देखिए नीचे ऐसे आएंगे। लॉजिक क्लियर है? क्योंकि परपेंडिकुलर के बीच में हमेशा कितना एंगल बनता है साथियों? तो परपेंडिकुलर के बीच में हमेशा एंगल बनता है 90 डिग्री का। लॉजिक क्लियर है? क्योंकि अगर मैं लंबवत की बात करूंगा, तो
तो लंबवत का साथियों मतलब होता है कि थीटा कितना है, तो थीटा है साथियों 90 डिग्री। ये सवाल ने पढ़ा होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर मान लो कि वेव हमारी ऐसे जा रही है ऐसे, तो जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे कंपन करेंगे। क्लियर सारी बातें। अब आप जरा इस डायग्राम को समझना। इस डायग्राम को मैं जरा जूम कर रहा हूं और जूम करने के बाद आपको जरा समझाता हूं, ठीक है। क्लियर सारी बातें, देखो ध्यान से। पहले मैं इस डायग्राम को जरा जूम करूंगा, ठीक है। जरा समझने का प्रयास करना बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो, अगर इस डायरेक्शन की मैं बात करूं साथियों, तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम देखिए ऐसे बना दिया है ना। देखो ये डायग्राम मैंने बनाया। अब इस डायग्राम को जरा समझना बेटा, जो मैं बताना चाहता हूँ देखिए बहुत ही बढ़िया सुनो। ये क्या है यहाँ पे, तो ये है देखिए साथियों यहाँ पे तरंग की दिशा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो मोशन है वो कहाँ जा रही है बेटा, वेव की। तो वेव का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब जो वेव है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। बोलो हाँ। आप देखो ध्यान से कि वेव की मोशन कहाँ पे, इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाऊं, देखो ध्यान से दिखाऊं मैं अगर आपको, आप इस बात को जरा नोटिस करना बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो बहुत बहुत प्यारा कंसेप्ट है, सुनो। देखो आप ये नोटिस करना चाहते हो, ये जो लाल पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये लाल वाला पॉइंट, देखो सिर्फ ये लाल वाला पॉइंट। ये लाल वाला पॉइंट ऊपर नीचे जा रहा है या आगे पीछे जा रहा है, बताओ जल्दी से। ये लाल वाला पॉइंट देखिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। ओके। अच्छा ये बताओ जल्दी से, क्या ये वेव मोशन है कि नहीं है भैया, ये वेव मोशन है। क्यों? अगर आप इस लाल वाले पॉइंट को फोकस करेंगे तो ये लाल वाला पॉइंट से बेटा देखिए ऊपर नीचे मोशन कर रहा है। क्या ये किसी प्रकार से अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितना ही ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है। बोलो हाँ। तो इसका कुल विस्थापन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि भैया विस्थापन जानते हैं जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है। और मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी वेव मोशन में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो कितना होता है? जीरो। बता चुका हूं मैं। तो भैया ये जो मोशन है कैसा है? वेव मोशन है। अब जरा ये देखिए ध्यान से, वेव कहाँ जा रही है, तरंग कहाँ जा रही है? भैया तरंगे जा रही है आगे। देखो तरंग आगे जा रही है, आगे जा रही है, देखो आगे जा रही है, देखो आगे जा रही है, दिखाई दे रहा है? देखो आगे जा रही है, बहुत बढ़िया। तरंग कहाँ पर है? आगे है, सही बात है। तो मोशन देखिए कहाँ पर है साथियों? आगे है। लेकिन ये जो पार्टिकल एक कहाँ जा रहा है देखिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल का जो मोशन है, पार्टिकल का जो मोशन है, ये तरंग की दिशा के समान दिशा में है या उसके लंबवत दिशा में है। आप कहेंगे सर जो यहाँ पे पार्टिकल का मोशन है ना, वो यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो जैसे ऐसे है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या एंगल साथियों 90 डिग्री का बन रहा है? बोलो हाँ या ना। सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह के तरंगों को क्या कहा जाता है साथियों? तो इस तरह के तरंगों को हम बोलते हैं क्या? तो आंसर है अनुदैर्ध्य तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे। तो ऐसी तरंगे साथियों कहलाती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, जिन्हें बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसमें ये जो मोशन है ये कैसा है? 90 डिग्री का होता है। क्या ये छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना, कंफर्म है। अब मुद्दा ये बनता है कि भैया इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। प्रॉपर्टीज देखिए ध्यान से। इसमें साथियों जो विस्थापन है, सुनना जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए इसमें जो विस्थापन है, विस्थापन मतलब इसमें देखिए पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ जल्दी से। तो पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है साथियों वो कितना है? यहाँ पे जीरो है। बोलो हाँ या ना। अब आप एक पॉइंट को नोट करेंगे, देखिए सर इसके अंदर हो क्या रहा है। देखिए इसके अंदर एक जगह पे देखिए प्लस बन रहा है, एक जगह प्लस बन रहा है और एक जगह प्लस बन रहा है। प्लस मतलब कि भैया यहाँ पे ये जो दिशा है वो किस में? प्लस में है। और इसी तरह से एक दिशा जो है वो कैसी बन रही है? तो आंसर है माइनस की बन रही है। मान लीजिए ये माइनस की है, ये माइनस की है और ये यहाँ पे माइनस की है। तो इस तरह की वेव को बेटा हम क्या बोलते हैं? तो इस तरह की वेव को बेटा कहते हैं साइन वेव। क्या बोलते हैं? साइन वेव। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? कॉस वेव। क्या बोलते हैं? कॉस वेव बोलते हैं। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि भैया बता दो कि किस वेव को यहाँ पे साइन वेव या कॉस वेव कहा जाता है, तो आंसर है ट्रांसवर्स वेव्स को। लॉजिक क्लियर है सारी बातें? ठीक है भैया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सुनना बेटा, बहुत प्यारी बातें हैं जो बता रहा हूँ। देखिए इस तरह की वेव्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? तो इस वाली वेव्स को बोलते हैं क्लोज्ड वेव। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड वेव बोलते हैं।
और ये जो होती हैं साथियों, इनको कहा जाता है कंटिन्यूअस वेव्स, क्योंकि ये जो वेव्स है वो बीच में टूटती है, ये लगातार चलती रहती हैं भैया, लगातार चलती रहती हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई ब्रेक नहीं होता है। आप देख पाएंगे कि ये वेव जो होती है, ये जो तरंगे होती है वो लगातार चलती रहती है। इसमें किसी प्रकार से कोई भी ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो ये जानते होंगे कि भैया अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बना दूं या कॉस एक्स का ग्राफ बना दूं, तो उनका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे ही बनेगा। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। अब आप जरा समझने का पॉइंट समझना ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करता हूं साथियों, इसको मान लीजिए मीन पोजीशन, देखो ये, तो आप ये बताइए मुझे कि पार्टिकल ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है और ये जो पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये क्या है वास्तव में। तो भैया ये इसका विस्थापन है। बोलो हाँ या ना। मतलब विस्थापन क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट है। बोलो जल्दी से। तो ये जो पार्टिकल दिखे साथियों ऊपर जा रहा है और ये जो पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये वास्तव में क्या है साथियों, तो ये इसका विस्थापन है। बोलो हाँ। विस्थापन मतलब ये पार्टिकल्स के द्वारा साथियों किया जाने वाला डिस्प्लेसमेंट है। क्या इतना सा पॉइंट क्लियर हो गया है। क्योंकि पार्टिकल जो है साथियों कहाँ पे मोशन कर रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे। भैया पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे गति कर रहा है। इसका मतलब है पार्टिकल प्लस में इतना ऊपर जाएगा और पार्टिकल जो है साथियों, जो कण है वो माइनस में इतना नीचे आएगा। अब ये बताओ, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो टोटल विस्थापन 0 है कि नहीं है। सही बात है, और वही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है सारी बातें कि भैया इस वाली वेव में, मतलब ट्रांसवर्स वेव में, जो टोटल विस्थापन है वो कितना है, 0 है। क्यों भैया, क्योंकि आप देख पाएंगे कि पार्टिकल जो है, जो कण है, जितना ऊपर की दिशा में काम करेगा, ये जितना ऊपर की दिशा में जाएगा उतना ही वो नीचे की दिशा में आएगा। तो टोटल विस्थापन कितना हो गया भैया, 0 हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक बढ़िया कंसेप्ट और बनता है, उनको जरा समझिए। देखिए आप ये नोटिस कर पाएंगे साथियों, जो जो यहाँ पे कण है, ये ऊपर ना एक निश्चित दिशा तक ही जा पा रहा है कि नहीं। मतलब जो पार्टिकल है साथियों, ये ऊपर जब जा रहा है ना, तो ऊपर तक साथियों एक निश्चित हाइट तक ही पहुंच पा रहा है। सही बात है कि नहीं, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा। तो ये क्या है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह से जो पार्टिकल है साथियों, ये नीचे भी एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पा रहा है, उसके नीचे नहीं जा पा रहा। इसका मतलब जानते हो क्या, इसका मतलब ये है कि जब ये कण गति कर रहा था, तो कण गति करते समय साथियों सबसे ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचा, वो इस वाली ऊंचाई पे पहुंचा, इससे ज्यादा ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया। उसके बाद वो कहाँ पे आ रहा है कि नीचे आना शुरू करेगा। इसी तरह से जो वो जो कण है, ये सबसे अधिकतम इस वाली गहराई तक पहुंच पाया। इसके बाद वो पॉइंट इसके नीचे और नहीं जाने वाला, अब वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस तरह की गति में जब यहाँ पे अनुप्रस्थ गति होती है, जिसे हम ट्रांसवर्स वेव मोशन बोलते हैं, तो यहाँ पे दो बिंदु मिलते हैं साथियों। एक बिंदु होता है जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट में पाया जाता है, एक बिंदु होता है जो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे पाया जाता है। तो इनको एक नाम देते हैं। इनको क्या बोलते हैं साथियों, तो इनको बोलते हैं श्रृंग और गर्त। क्या बोलते हैं, श्रृंग और गर्त कहते हैं इनको। क्रस्ट और ट्रफ के नाम से जानते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है साथियों, इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाएगा, तो इस वाले पॉइंट को साथियों हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंग। क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं। क्या ये छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया है, बोलो हाँ या ना। मतलब गति करते समय साथियों सर्वाधिक जो ऊंचाई प्राप्त की जाती है, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल ऑन द ट्रांसवर्स मोशन। सुन लो, बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये, कि गति करते समय साथियों सर्वाधिक ऊंचाई जो प्राप्त की जाती है किसमें, अनुप्रस्थ वेव में, अनुप्रस्थ तरंगों में, उसे बोलते हैं क्रस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं। इसी तरह से सर्वाधिक गहराई जो प्राप्त की जाती है किसी भी कण के द्वारा, द मैक्सिमम हाइट that is achieved by the particle in the negative direction that is known to be as गर्त। इसे साथियों क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। और इंग्लिश में साथियों इसे बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। गलती मत करना, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रफ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्रृंग और गर्त क्या पाए जाते हैं, तो श्रृंग यहाँ पे सर्वाधिक ऊंचाई वाला बिंदु है, और ट्रफ क्या है साथियों, तो ट्रफ यहाँ पे सर्वाधिक गहराई वाला बिंदु है। क्या ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चमका है कि नहीं चमका, बोलो जल्दी से हाँ या ना। क्या यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि भैया हम जब बात करते हैं किसके बारे में, अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में, अनुप्रस्थ तरंगे मतलब ट्रांसवर्स वेव्स, क्या ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स कैसी होती है, भैया परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, वेव का मोशन कैसा है, परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है भैया, अगर मान लीजिए मोशन यहाँ पे वेव का, तो पार्टिकल्स का जो मोशन है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। पहली बात तो ये, ठीक है भैया। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 होगा।
कुल विस्थापन कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। जितनी ऊंचाई यहाँ पे ऊपर बढ़ेगी उतनी ही गहराई यहाँ पे नीचे बढ़ेगी, सही बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर ज्यादा है नीचे कम हो जाए, ना 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 ना, ये काम नहीं करेंगे भैया इसके अंदर। दूसरा, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को क्या कहा जाएगा, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को साथियों कहेंगे श्रृंग कहेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है साथियों से क्या बोलते हैं, गर्त कहते हैं। तो यहाँ पे श्रृंग और गर्त का निर्माण है जो शुरू हो जाएगा, और यहीं पे साथियों हमारी जो ट्रांसवर्स वेव है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने खत्म कर दिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वेव के बारे में। बताओ जल्दी से, मजा आया कि नहीं आया, बोलो फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर। पहले बताओ ना भाई साहब, बड़ा मजेदार टॉपिक है ये, कतई सही टॉपिक है ये। देखिए बालक, अगर हम बात करते देखिए अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया। सुनो सबके सब पहले, है ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जो भी तुम्हारी समस्या है क्लासेस की बात बात करेंगे, पहले पढ़ लो। अभी मैं क्लास लाइव ले रहा हूँ ना, टेंशन ना लो। देखो, अब जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं इनके बारे में कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट। देखिए कि वह तरंगे जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं ये तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, देखिए पैरेलल कहा जा रहा है, इन तरंगों को कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या बात करती भैया, यस। इसका मतलब यह है कि वह तरंगे साथियों, वह तरंगे जिनके अंदर पार्टिकल जो होते हैं किसी भी मीडियम के, ये वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ द वेव, उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा साथियों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या मतलब भैया इसका, देखो ध्यान से, इसमें शब्द का इस्तेमाल साथियों किया जा रहा है जिसका नाम है समानांतर। क्या बोलते हैं, समानांतर। समानांतर का बेटा मतलब होता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो समानांतर का मतलब कैसे, देखिए तो थीटा की वैल्यू 0 भी होती है और थीटा की वैल्यू यहाँ पे साथियों 180 भी होती है। सुनो ध्यान से, ये ही मैं बताना चाहता हूं कि इसमें थीटा की वैल्यू साथियों 0 होगी या थीटा की वैल्यू साथियों यहाँ पे 180 होगी। कैसी बात कर दी भैया, मैं समझा रहा हूं। जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे दो समानांतर देखिए बना दूं, समझो समझो समझो, मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ। देखिए एग्जांपल समझो, बड़ा एग्जांपल क्या, देखिए मान लो भैया दो तरंगे बना दी मैंने, तो ये दोनों तरंगे कैसी है, आप कहेंगे सर ये दोनों तरंगे एक दूसरे के समानांतर हैं, बोलो हाँ या ना। देखो ये दो तरंगे कैसी हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। अगर मान लो कि मैंने ऐसा बना दिया तो ये भी क्या है साथियों, एक दूसरे के समानांतर हैं, बोलो हाँ या ना। समानांतर तो है, पैरेलल तो है। अब इस वाली कंडीशन में साथियों जो थीटा बन रहा है कितना बन रहा है, तो थीटा बन रहा है 0 डिग्री, है कि नहीं। लेकिन इस वाली कंडीशन में जो थीटा वो कितना बन रहा है, तो थीटा बन रहा है साथियों 180 डिग्री। क्या ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं है, क्या ये दोनों के दोनों बेटा रेस जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है, बिल्कुल है भैया, सही बात है। तो मैं यही बताना चाहता हूं साथियों कि जहां पे समानांतर शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाए, आप ये मत सोचिएगा कि वो हमेशा साथियों 0 डिग्री होता है, नहीं। समानांतर के अंदर आप यहाँ पे 0 डिग्री या 180 डिग्री दोनों का इस्तेमाल है जो कर सकते हैं, इसमें गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में हमें ये कंसेप्ट पता होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमने पहला पॉइंट ये समझा है यहाँ पे कि भैया यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो किस दिशा में काम करते हैं, तो वो यहाँ पे तरंग की दिशा के समानांतर होते हैं। अब चाहे तो डायरेक्शन यहाँ पे 0 डिग्री भी हो सकती है
और चाहे तो डायरेक्शन यहाँ पे 180 डिग्री भी हो सकती है। दोनों डिग्री की यहाँ पे डायरेक्शन पॉसिबल होती है। अब इसके अंदर साथियों यहाँ पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का निर्माण होता है। रेयर फ्रैक्शन का निर्माण होता है, क्या बात कर दी भैया, मतलब जरा समझाऊंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के अंदर भैया हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे कंप्रेशन, और कंप्रेशन को बेटा हिंदी में कहते हैं संपीड़न, क्या बोलते हैं, संपीड़न। और रेयर फ्रैक्शन जिसको हिंदी में कहा जाता है विरलन, क्या बोलते हैं, विरलन। इस क्षेत्र का निर्माण है जो होता है। अब कैसे होता है, किस तरह से होता है, जरा डायग्राम से देखो पहले सबके सब, उसके बाद बातचीत करेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करना कि भैया हमारे पास में जो पाए जाने वाली ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे मतलब समझ लो, जिनको हम यहाँ पे साउंड वेव बोलते हैं, तो ये तरंगे इसी तरह की तरंगों में शामिल की जाती हैं। जरा यहाँ पे देखो, बहुत बढ़िया, आप बस फोकस करो एक पॉइंट पर, आपको हर एक चीज अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखो, क्या आपको ये लाल बिंदु नजर आ रहा है, बताओ सबकी सब जल्दी से, क्या आपको यहाँ पे एक लाल बिंदु जो है वो नजर आ रही है, लाल बिंदु देखो यहाँ पे, जिसको नजर नहीं आ रहा उसको नजर आना चाहिए, मैं बता दूं। क्या यहाँ पे लाल बिंदु नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है साथियों। अब ये जो लाल बिंदु है ये कहाँ जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है या ऊपर नीचे जा रहा है, भैया सुनो, यहाँ पे जो तरंगे जा रही हैं देखिए साथियों, वो इस दिशा में जा रही हैं, बोलो हाँ या ना, सही बात है। अब ये जो लाल बिंदु है साथियों, कभी आगे है कभी पीछे है, कभी आगे है कभी पीछे है, कभी आगे है कभी पीछे है। लेकिन इसकी जो दिशा है, इसकी जो दिशा है वो यहाँ पे तरंग की दिशा के समान है, बोलो हाँ या ना। जिस दिशा में तरंगे चल रही हैं उसी दिशा में चल रहा है। हाँ, ये कभी आगे है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री हो जाएगी, पीछे होगा तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। लेकिन इसकी दिशा और तरंगों की जो दिशा है वो कैसी है, समानांतर है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहीं पे तो देखो सारा का सारा जो खेल है वो बनके तैयार होगा। देखो, अब हम जब खेल की बात करते हैं तो खेल सुनो ध्यान से, खेल क्या देखिए बनेगा बढ़िया। आप ये कहेंगे सर कि ये जो पार्टिकल जा रहा है, ये पार्टिकल या तो आगे जा रहा है या ये पार्टिकल देखिए साथियों पीछे जा रहा है। देखो, ये पार्टिकल या तो आगे जाएगा साथियों या ये पार्टिकल यहाँ पे पीछे जाएगा। जब पार्टिकल यहाँ पे आगे जाएगा तो इस कंडीशन में थीटा कितना मान लेंगे, 0 डिग्री मान लेंगे, लॉजिक क्लियर है। और जब पार्टिकल भैया पीछे जाएगा तो इस कंडीशन में थीटा कितना मान लेंगे, 180 डिग्री मान लेंगे, लॉजिक क्लियर है, बोलो जल्दी से। जब ये पार्टिकल आगे जा रहा है तो इस दिशा में साथियों यहाँ पे दिशा कैसी है, प्लस में, कैसे है, प्लस में। और जब ये पीछे जाएगा तो कैसा देखिए बेटा, माइनस में। अब आप खुद ही बताओ, जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे जाएगा, बोलो हाँ, सही बात है कि नहीं। जितना ये कण आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में भी क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 बनेगा। अब सारा का सारा खेल सुनो, यहाँ पे देखिए, आप ये नोटिस करेंगे कि सर यहाँ पे दो एरिया बनेंगे। देखिए, तो एक बनेगा साथियों जिसे बोलते हैं हाई प्रेशर, क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर क्षेत्र। तो एक एरिया बनेगा साथियों जहां पे प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर है। और एक बनेगा साथियों जिसे बोलते हैं लो प्रेशर, जिसको हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं निम्न दाब, क्या बोलते हैं, निम्न दाब बोलते हैं। सुनो, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया यहाँ पे दो तरह के प्रेशर के जोन बनते हैं, दाब क्षेत्र बनते हैं, तो एक जगह पे प्रेशर बहुत हाई होता है, एक जगह पे प्रेशर बहुत लो होता है। तो जहाँ पे साथियों प्रेशर बहुत हाई है उस वाले क्षेत्र को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं कंप्रेशन, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। इसको साथियों क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं संपीड़न, क्या बोलते हैं, संपीड़न। और सुनो सुनो सुनो, इस वाले पॉइंट पर साथियों जो डेंसिटी होती है वो भी कैसे होती है, ज्यादा होती है, कम होती है। तो इस वाले पॉइंट पर जो डेंसिटी है साथियों वो भी कैसी है, ज्यादा है। डेंसिटी मतलब जो यहाँ पे घनत्व है वो भी देखिए ज्यादा है। अब इसे किससे शो करते हैं, तो साथियों इसको यहाँ पे शो करते हैं पॉइंट सी से, किससे, पॉइंट सी से, देखो ध्यान से। तो इसको यहाँ पे शो किया जाता है किससे, देखिए बेटा, पॉइंट सी से। तो जहां जहां पर आपको ज्यादा मात्रा में जो पदार्थ है नजर आ जाएंगे वो सारे के सारे क्षेत्र कैसे हैं, वो सारे के सारे क्षेत्र हैं उच्च दाब वाले क्षेत्र। और इन सभी उच्च दाब वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। ये कंप्रेशन वो इलाके हैं जहां पे दबाव बहुत ज्यादा अधिक होता है, जहां पे दबाव बहुत ज्यादा अधिक मिलेगा, साथ ही साथ प्रेशर भी कैसा है, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसी के जैसा एक यहाँ पे क्षेत्र मिलता है जिसे बोलते हैं लो प्रेशर क्षेत्र। तो जहां पे प्रेशर काफी कम हो, जहां पे दबाव बहुत कम है,
उसको साथियों कहते हैं क्या, उसको यहाँ पे कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। और जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको साथियों हिंदी में कहते हैं विरलन। क्या बोलते हैं, विरलन। आप देखो ध्यान से कि जिन क्षेत्रों में साथियों डेंसिटी बहुत कम है, देखो यहाँ पे बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे सबके सब, जिन क्षेत्रों में डेंसिटी बहुत कम है, पदार्थ बहुत ही ज्यादा कम कम है, और घनत्व भी कैसा है, बहुत ही कम कम है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ऐसे क्षेत्र को साथियों बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। अब क्योंकि ये जो हमारे पास तरंगे बनती हैं, ये इन तरंगों के अंदर एक दाब का क्षेत्र होता है। ये जो तरंगे बनी है साथियों, इन तरंगों के अंदर एक प्रेशर का क्षेत्र होता है, और इसी कारण से साथियों इनको हम यहाँ पे प्रेशर वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर वेव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए साथियों, जो दाब तरंगे हैं, दाब तरंगे, तो दाब तरंगे किसे कहा जाएगा, तो दाब तरंगे साथियों किसे बोलते हैं, तो आंसर है अनुप्रस्थ को या अनुदैर्ध्य को, तो आंसर है अनुदैर्ध्य को। अब जरा समझो ध्यान से, ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो यही होती है, क्योंकि ध्वनि तरंगे साथियों चलती हैं दाब के ऊपर, मतलब प्रेशर के ऊपर। हाई प्रेशर है बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बता दीजिए कि साउंड वेव जो होती है, जो ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि, तो ध्वनि तरंगे वास्तव में कैसी है, यांत्रिक है, अयांत्रिक है, यांत्रिक है, मतलब मैकेनिकल है। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन 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 साथ में आप ये भी समझिएगा ध्यान से कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं साथियों, वो एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, मतलब यहाँ पे एक तरह के अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन साथ साथ में ये प्रेशर के क्षेत्र का निर्माण भी करती हैं। ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर का जो क्षेत्र है ये बनाती हैं, और इसी कारण से साथियों इन तरंगों को हम यहाँ पे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कि ये ध्वनि तरंगे वास्तव में किस में शामिल हैं, तो ध्वनि तरंगे साथियों शामिल हैं किसमें, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगों में। क्या इतना सा पॉइंट क्लियर हो चुका है, कि इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब मैं आपको ना एक कतई ज़र कंसेप्ट समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। अब कतई ज़र कंसेप्ट यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो तरंगे है ना साथियों, इनको हम यहाँ पे पदार्थ तरंगों के नाम से भी जानते हैं। क्यों, जैसे अगर आप यहाँ पे स्प्रिंग लेते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे साथियों स्प्रिंग लेते हैं, क्या लेते हैं, स्प्रिंग, है ना, तो स्प्रिंग के अंदर भी आपको जो गति है वो देखने को मिलेगी। अब मुद्दा ये बन जाता है कि भैया स्प्रिंग में कैसी गति मिलती है, देखिए स्प्रिंग को यदि साथियों आप यहाँ पे पकड़ के छोड़ते हैं, तो कहीं पे तो हाई प्रेशर बनेगा, कहीं पे लो प्रेशर बनेगा। तो जहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होता है स्प्रिंग का, जहाँ पे स्प्रिंग के जो पदार्थ होते हैं पास पास में होते हैं, उस वाले क्षेत्र को साथियों बोलते हैं कंप्रेशन। और जहाँ पे स्प्रिंग के पदार्थ बहुत दूर दूर पे होते हैं, उन्हें बोलते हैं विरलन। फिर बनेगा कंप्रेशन, फिर बनेगा विरलन। अब जरा इसको ना एनिमेशन के माध्यम से समझो, मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, जरा ये देखिए। आप इस स्प्रिंग को देखिए साथियों, स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे ऊर्जा दी, तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया। क्लियर सारी बातें, मतलब देखिए ऊर्जा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, बोलो हाँ। तो मतलब यहाँ पे ऊर्जा का जो ट्रांसफर है वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा रहा है, लेकिन 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 क्या यहाँ पे साथियों स्प्रिंग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई है, नहीं, स्प्रिंग वहीं की वहीं पर है, लेकिन इसने ऊर्जा को ट्रांसफर कर दिया है, मतलब इसने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया है। क्या बात है भैया, सही बात है। वही तो मैं बता रहा था कि वेव मोशन के अंदर साथियों हम जब बात करते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता है। पदार्थ जो होते हैं वो वहीं के वहीं पे रहते हैं, इसमें किसी प्रकार से कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये साथियों अनुदैर्ध्य तरंगों में शामिल है। देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बना, है ना, बोलो देखो बना, और किस प्रकार से हाई प्रेशर जोन के बाद यहाँ पे लो प्रेशर जोन भी बना। देखिए हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो इसी को साथियों ने नाम दिया है संपीड़न और वेलन। क्लियर सारी बातें, तो दोनों में डिफरेंस है। देखिए तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं साथियों वो चलती हैं इस दिशा में, लहरें बनाती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे यहाँ पे लहरें बनाएंगी, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे लहरें नहीं बनाती। ये साथियों वायु दाब, या हम सीधे सीधे कहते हैं तो ये प्रेशर का निर्माण करती है। हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, इनका निर्माण करती है। और ये दोनों तरंगे जो होती हैं इनको चलने के लिए साथियों माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और यही रीजन है साथियों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है साथियों क्या, तो आंसर है यांत्रिक तरंगे। अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है। देखिए ध्यान से, आपके सामने दो तरंगे हैं, क्लियर सारी बात है। एक साथियों कौन सी है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं,
और एक कौन सी है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। देखिए, तो आपके पास यहाँ पे दो तरंगे हैं साथियों जो मिलने वाली हैं। आपको ये पता है साथियों कि अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंगों में सबसे ऊपर वाला जो बिंदु है ये कहलाता है क्रस्ट। ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा, क्रस्ट कहलाएगा। देखो ध्यान से, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंग। बोलो जल्दी से सबके सब, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं। ठीक है। और जो नीचे वाला बिंदु होगा बालक, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, तो इस वाली बिंदु को साथियों बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, जिसको आप यहाँ पे ट्रफ के माध्यम से शो करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। मैं बता चुका था अभी कि सर ऊपर वाला बिंदु कहलाएगा श्रृंग और नीचे वाला बिंदु कहलाएगा यहाँ पे ट्रफ। अब हम जरा यहाँ पे देखिए, आप ये नोटिस करना साथियों, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और ये डायग्राम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम में से एक भी होने वाला है। देखिए इस वाले पॉइंट को जरा समझो। हम्म, देखो ध्यान से बेटा सुनो। ऊपर की जो तरफ मिलने वाली जो तरंगे हैं साथियों, इन्हें बोलते हैं कौन सी, अनुदैर्घ्य तरंगे। और ये देखिए कौन सी है, अनुदैर्घ्य तरंगे। बोलो हाँ या ना। देखो सिंपल सी बात है। और नीचे देखिए साथियों, मिलने वाली जो तरंगे वो कौन सी है, अनुप्रस्थ है। कौन सी है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्या ये छोटा सा पॉइंट क्लियर हो चुका है, बोलो जल्दी से। ये लॉन्गिट्यूडनल है साथियों, और ये कौन सी है, ट्रांसवर्स है। अब हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ भैया ये जो क्रस्ट है किसके बराबर है, तो ये देखिए साथियों हाई प्रेशर है। बोलो हाँ। और हाई प्रेशर किसके बराबर होता है साथियों, तो आंसर है कंप्रेशन के बराबर है। बोलो हाँ या ना। और कंप्रेशन को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे हिंदी में बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं, संपीड़न। इसका मतलब ये है कि भैया हम जब बात करते हैं तो जो पाया जाने वाला देखिए श्रृंग होता है, क्या पे श्रृंग, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ये वास्तव में किसके समान होता है साथियों, तो अनुप्रस्थ तरंगों में पाया जाने वाला श्रृंग वास्तव में किसके समान है, अनुदैर्घ्य तरंगों के पाए जाने वाले संपीड़न के समान है। क्या ये छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया। देखो ध्यान से, ये कैसा क्षेत्र है, हाई प्रेशर। इसी तरह से साथियों हम जब बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स तरंगों में मिलने वाला जो गर्त होता है ये किसके बराबर होता है, बताओ जल्दी से। तो ये साथियों होता है किसके बराबर, तो आंसर है रियर फ्रैक्शन के बराबर। किसके बराबर, रियर फ्रैक्शन के बराबर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि हम जब बात करते हैं इसे हिंदी में क्या बोलेंगे बालक, तो इसे हिंदी में बोलते हैं विदलन। क्या बोलते हैं, विदलन। क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे जो श्रृंग है साथियों किसके समान है, संपीड़न के बराबर है। ये कैसा क्षेत्र है, हाई प्रेशर क्षेत्र है। जबकि मैं गर्त की बात करता हूं तो जो गर्त होते हैं वो किसके समान होते हैं, विदलन के बराबर होते हैं। क्योंकि अब यहीं से साथियों हमारा सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे बनने वाला है। अगर इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है ना बालक, तो यकीन माना कि अब आपके वेव की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपके वेव मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। चाहे वो तरंग दैर्घ्य के बारे में हो, चाहे वो यहाँ पे चाहे वो आपके यहाँ पे समय काल को लेके हो, आवृत्ति को लेके हो, हर एक चीज है जो आपकी क्लियर होने वाली है। बताओ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। चलिए बालक देखिए, अब हमारे सामने जो मेन कंसेप्ट है वो है यहाँ पे किसके बारे में, तरंगदैर्घ्य के बारे में, वेवलेंथ के बारे में। क्योंकि देखो हमारे जो वेव कॉन्सेप्ट है ना साथियों, उस वेव कॉन्सेप्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तरंगदैर्घ्य। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि तरंगदैर्घ्य क्या होती है, किस तरह से होती है और किस प्रकार से तरंगदैर्घ्य बनकर तैयार होती है। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे तरंग नजर आएगी, नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है भैया। ये हमारे पास में कैसी तरंगे हैं, तो आप कहेंगे सर कि ये जो तरंगे हमें अभी नजर आ रही है इनको हमने एक नाम दिया जिन्हें बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। और ये जो तरंगे साथियों ये कैसी हैं, तो ये तरंगे यहाँ पे अनुप्रस्थ हैं। अनुप्रस्थ जो ट्रांसवर्स तरंगे हैं, समझा चुका हूं मैं कि किन तरंगों को हम ट्रांसवर्स बोलते हैं, किन तरंगों को अनुप्रस्थ कहते हैं। अब जरा समझिए इसमें क्या कहा जा रहा है साथियों, कि जब भी कोई तरंगे कंपन करती हैं या दोलन करती हैं तो उसके अंदर साथियों कंपन और दोलन में यहाँ पे दूरी तय करते हैं, और उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। मतलब द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल in one oscillation or in one vibration
इज कॉल्ड दी वेवलेंथ। अब आपको ना इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिलेंगे, सुन लो ध्यान से, बहुत सारी बातें हैं जो बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो पहली बात तो ये समझिएगा भैया कि हम जब बात करते हैं तरंगदैर्घ्य के बारे में, तो ये वास्तव में क्या है साथियों, तो ये वास्तव में चलने वाली दूरी है। अब ये बताओ कि अगर ये दूरी है तो इसकी जो यूनिट होगी वो किस में होगी साथियों, तो इसकी यूनिट होने वाली है मीटर में। मतलब जो वेवलेंथ है ना, ये किसको शो करती है साथियों, तो ये यहाँ पे शो करती है लंबाई को। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये कहा जा रहा है कि वेवलेंथ जो है वो क्या है साथियों, चलने वाली दूरी। अच्छा, कौन सी दूरी है? एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में देखो ध्यान से, एक दोलन या एक कंपन में चलने वाली जो दूरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अब आपको मैं बता दूं, सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया। देखिए, आप ये जानते हैं साथियों, ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा होता है, ये जो ऊपर का हिस्सा मिलेगा, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। तो ये जो ऊपर का हिस्सा साथियों मिला है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। दिखाई दिया आपको छोटा सा पॉइंट? तो ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई देगा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है। और ये जो नीचे का हिस्सा भैया दिखाई देगा, इसे बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। आपको ये पता है कि मैं बता चुका हूं साथियों, क्रस्ट को और ट्रफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ये जो ऊपर का बिंदु है साथियों, इसे हिंदी में कहते हैं श्रृंग, और जो नीचे का बिंदु दिखाई देगा, इसको बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। क्या इतना सा पॉइंट क्लियर है? क्लियर है भैया, बिल्कुल क्लियर है। देखो, अब जरा समझना जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर हम बात करते हैं साथियों, तो एक यहाँ पे श्रृंग से दूसरे श्रृंग की दूरी, देखो ध्यान से, जो बेटा सुनो बोर्ड पे, इधर सबके सब ध्यान से। आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे दूरी को, कैसे निकालेंगे वेवलेंथ को? देखो, तो एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग की दूरी, तो एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग की दूरी, इसका मतलब है कि डिस्टेंस फ्रॉम दी वन क्रस्ट टू अनदर क्रस्ट, या एक गर्त से दूसरे गर्त की दूरी, एक गर्त से दूसरे गर्त की जो दूरी है, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं साथियों वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है साथियों, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर वेवलेंथ को हम कैसे शो करेंगे, बेटा सुनना ध्यान से, जो मैं इसको सारी बातें हैं जो बताने वाला हूँ। देखिए, तो वेवलेंथ को देखिए बेटा शो करते हैं एक भाषा से जिसे बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं? लैम्बडा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया इसको यहाँ पे कैसे शो किया जाएगा, तो इसको यहाँ पे शो किया जाएगा लैम्बडा के माध्यम से। लैम्बडा के माध्यम से। तो जो वेवलेंथ होती है, जो तरंगदैर्घ्य होती है, उसको हम लैम्बडा से शो करते हैं। अब ये देखा जाए तो वास्तव में क्या है साथियों, तो वास्तव में ये देखा जाए तो एक तरह की यहाँ पे दूरी है। क्या है? दूरी। तो ये वास्तव में एक तरह की यहाँ पे दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है भैया। अब मुद्दा बनता है सर कहाँ से कहाँ तक होती है दूरी, तो सुनो ध्यान से। ये दूरी साथियों मिलती है एक क्रस्ट से, यानी कि एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच में। आप ये जानते हैं कि क्रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग। ये दूरी होती है एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच में। मतलब एक ट्रफ से दूसरा ट्रफ जो होता है, मतलब एक गर्त से जो दूसरा गर्त होता है, इसके बीच की जो दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। तो क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी, ट्रफ से ट्रफ की जो दूरी है, वो कहलाती है वेवलेंथ। अब जरा यहाँ पे समझो, बहुत बढ़िया दिखे ध्यान से। तो ये हमारे पास में क्रस्ट है, ये हमारे पास में क्रस्ट है, बोलो हाँ। ये एक श्रृंग है, ये दूसरा श्रृंग है, इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? लैम्बडा बोलेंगे। ठीक है। अब ये बताओ, ये हमारे पास में गर्त है और ये भी हमारे पास में गर्त है, तो एक गर्त से दूसरी गर्त की दूरी को क्या बोलेंगे? लैम्बडा बोलेंगे। तो आप जरा समझो कि ये श्रृंग से श्रृंग की दूरी है और गर्त से गर्त की दूरी है। भैया अगर ये बताओ मुझे जल्दी से, अगर मैं यहां से लेके यहां तक की दूरी बताऊं, तो क्या साथियों ये लैम्बडा कहलाएगी? तो आंसर है नहीं कहलाएगी। क्लियर सारी बात है। तो लैम्बडा कहां से कहां तक होती है बताओ जल्दी से। तो लैम्बडा जो होती है साथियों, वो एक श्रृंग से दूसरा श्रृंग या एक गर्त से दूसरा गर्त की जो दूरी है, उसे क्या बोलते हैं? लैम्बडा। अब ये बताओ छोटा सा पॉइंट, कि जो लैम्बडा है ये वास्तव में क्या है? दूरी। तो इसकी एस आई यूनिट किस में बनेगी बताओ जल्दी से। तो इसके साथियों एस आई यूनिट बनेगी मीटर में। किस में बनेगी? मीटर में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा बन जाता है कि लैम्बडा की एस आई यूनिट क्या होती है। तो लैम्बडा के साथियों एस आई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई है? कंफर्म है कि हम जब बात करते हैं साथियों यहाँ पे लैम्बडा के बारे में, तो लैम्बडा की जो एस आई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना भाई साहब, कतई जरा कंसेप्ट समझाऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो ध्यान से, आप ये जानते हैं साथियों, एक सेकंड रुकना। देखो, चलो देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना। देखो बेटा, जो मैं बात बताना चाहता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनो। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना। देखो, ये आप ये समझने का प्रयास करना। यहाँ पे देखो, ये आपको मैंने एक पॉइंट है जो यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया है, ठीक है।
अब जरा मुझे ये बताओ, ये पॉइंट यहाँ पे किस किस की बात की हम करेंगे? आप ये कहेंगे सर इस वाले बिंदु में ये जो बिंदु है साथ, तो इसे बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग बोलते हैं। और ये जो बिंदु देखिए बेटा बनेगा, इसे क्या बोलते हैं? श्रृंग बोलते हैं। इसके इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रस्ट। है कि नहीं? चलो अब ये बताओ कि ये वाली जो वेव है वो अलग है, और ऊपर वाली जो वेव है वो अलग है। ऊपर वाली वेव कौन सी है? तो सर ऊपर वाली वेव में ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। क्लियर सारी बातें? मैं बता चुका था कि ऊपर का ये जो बिंदु बनेगा साथियों इसे बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं? संपीड़न। और ये जो बिंदु बनेगा ये कौन सा बनेगा? तो बनेगा संपीड़न, जिसे बोलते हैं कंप्रेशन, क्योंकि ऊपर की जो तरंगे वो अलग है। आप ये नोटिस करना ध्यान से कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग की जो दूरी होती है इसको क्या कहा जाता है साथियों? तो इसको बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं? लैम्बडा बोलते हैं। बोलो हाँ। ठीक है भैया। इसी तरह से क्या मैं कह सकता हूं, सुनो सबके सब ध्यान से, कि भैया एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न की जो दूरी है, एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न की जो दूरी है, इसको भी क्या कहा जाएगा? तो साथियों इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी कहेंगे लैम्बडा। बोलो जल्दी से, क्या ये भी साथियों लैम्बडा कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। इसका मतलब ये है जो तरंगदैर्घ्य होती है भैया, इसके ना बहुत सारे वैल्यूज होती है। अब मैं उसी के बारे में आपको सारी सारी बातें समझा रहा हूँ, सुन लो। क्योंकि मैं जो तरंगदैर्घ्य के बारे में आपको यहाँ पे लिखने वाला हूँ ना, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट कभी जिंदगी में जा ही नहीं सकता है। देखो ध्यान से, तो हम जब बात करते हैं लैम्बडा के बारे में, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैम्बडा। और हिंदी में साथियों क्या बोलते हैं इसको? तो इसे हिंदी में बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। और इंग्लिश में इसका एक्चुअल में जो नाम है वो क्या है साथियों? तो इसका इंग्लिश में जो नाम है वो है वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। लॉजिक क्लियर है? चलिए ठीक है बेटा, कमेंट्स को मैं प्लीज बाद में पढ़ूंगा, अभी पहले यहाँ पे फोकस कर लो। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सीधे सीधे हम जब बात करते हैं लैम्बडा के बारे में, तो हमारे बहुत सारे की पॉइंट्स आने वाले हैं। इन की पॉइंट्स को जरा समझो। ठीक है, देखो ध्यान से। तो मुद्दा बनता है सर ये वास्तव में क्या है? तो ये वास्तव में देखा जाए तो भैया यहाँ पे क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी है। दूरी किसमें? ये डिस्टेंस होती है। अच्छा, क्वेश्चन बनता है सर किस किस के बीच में दूरी है? तो ये क्रस्ट से लेके यहाँ पे किस में दूरी है साथियों? तो क्रस्ट से लेके यहाँ पे क्रस्ट के बीच में दूरी मिलती है। इसका मतलब है कि ये श्रृंग से लेके एक श्रृंग और दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी है जो मिलेगी। ठीक है, ये साथियों किस में पाई जाती है? तो ये यहाँ पे ट्रफ से लेके ट्रफ के बीच में पाए जाने वाली दूरी है। इसका मतलब है कि एक गर्त से दूसरे गर्त में मिलने वाली जो दूरी है वो भी कौन सी हमारी? लैम्बडा होती है। ये एक संपीड़न से, मतलब एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच में मिलने वाली दूरी है। तो कंप्रेशन से कंप्रेशन की जो दूरी होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? लैम्बडा बोलते हैं। और आप जानते हैं कि कंप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? इसे हिंदी में बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं? संपीड़न। तो एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न के बीच में मिलने वाली जो दूरी है वो भी कौन सी है? लैम्बडा है। और इसकी परिभाषा एक और बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये एक यहाँ पे रियर फ्रैक्शन से, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रियर फ्रैक्शन के बारे में, तो एक रियर फ्रैक्शन से दूसरे रियर फ्रैक्शन के बीच में मिलने वाली जो दूरी है, इसका मतलब है कि एक विदलन से दूसरे विदलन के बीच में मिलने वाली जो दूरी है साथियों, ये भी यहाँ पे क्या है? तो वो भी है साथियों, यहाँ पे क्या कहलाती है? देखिए लैम्बडा कहलाती है। तो ये सारे के सारे डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया इसकी डेफिनेशन को कैसे बताएंगे, तो ये सब बातें याद कर लेना, एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये दूरी है साथियों एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच में, एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच में, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच में, और एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन के बीच में। अब मुद्दा बस इतना बन जाता है कि ऊपर की जो डेफिनेशन साथियों किस में शामिल है? तो ये देखिए शामिल है अनुप्रस्थ में। किस में शामिल है? अनुप्रस्थ में शामिल है। अनुप्रस्थ को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों? इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। और जो नीचे की डेफिनेशन है ये शामिल की जाती है अनुदैर्घ्य में। किसमें? अनुदैर्घ्य में। और जिसको इंग्लिश में साथियों कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। आप इसको प्लीज यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखो ध्यान से, मैं एक छोटा सा ना डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को पहले जरा समझना। ठीक है प्लीज,
इस डायग्राम को समझना कि मैं कॉन्सेप्ट क्या बताना चाहता हूं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट है साथियों ये वास्तव में कतई जहर कंसेप्ट आपका होने वाला है। देखिए, अगर मैं इस तरह से डायग्राम बनाना शुरू कर दूं, इस तरह से देखिए साथियों डायग्राम बनाना शुरू कर दूं, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो ये आप यहाँ पे जरा समझना कि ये जो पॉइंट है साथियों, ये पॉइंट कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये वाला जो पॉइंट बना है, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे क्या? क्रस्ट। ठीक है, ये जो पॉइंट बना है इसको हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट कहेंगे। ठीक है, अब आप ये जानते हैं साथियों कि हम जब बात करेंगे, आप ये जानते हैं साथियों, क्या जानते हैं कि भैया यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है ना, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में होती है। तो आप ये जानते हैं साथियों, क्या जानते हैं कि भैया यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो ये है। देखो ये जो दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको साथियों हम लैम्डा बोलेंगे, ऐसे तो बोलेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया इसको लैम्डा कैसे बोल सकते हैं? सुनो, अगर मान के चलो, अगर मान के चलो मैंने छोटा सा काम किया, क्या काम किया? देखो ध्यान से डायग्राम बना रहा हूं। मैंने इस वेव को यहां से काट दिया, ये जो वेव थी साथियों मैंने इसको काट दिया। ठीक है, और इस वेव की साथियों मैंने क्या बना दी? मिरर इमेज। क्या बना दी? मिरर इमेज बना दी। सर मिरर इमेज मतलब मैंने इस वाले पॉइंट से इसकी यहाँ पे मिरर इमेज बना दी। अब समझना जो मैं बताना चाहता हूँ कंसेप्ट भैया कतई जर वाला। देखो ध्यान से, आप ये बताओ मुझे सबके सब कि अगर मैं इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को अगर यहाँ पे मिरर इमेज में बना दूं, तो क्या साथियों इसका मिरर इमेज में जो हिस्सा बनेगा वो इसका ऐसे बन सकता है? बताओ जल्दी से, ऐसे बनेगा? बनेगा? सही बात है, सही बात है भैया। और अगर आप इस वाले हिस्से की बात करें, इस वाले हिस्से की, तो ये साथियों जो मिरर इमेज में हिस्सा बनेगा, इसका मिरर इमेज में मतलब अगर मैं यहाँ पे दर्पण लगा दूं, तो क्या इसका हिस्सा देखिए साथियों ऐसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और ये देखा जाए तो किसके समान है? बताओ जल्दी से। तो ये देखा जाए तो देखिए साथियों एक यहाँ पे वृत्त के समान है। बोलो देखो, क्या ये एक यहाँ पे गोले के समान बन रहा है? मतलब देखो क्या इसकी आकृति सारी गोले के समान है? बोलो हाँ या ना। इसका मतलब जानते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे इस पूरे को घूम के आएंगे तो आपके द्वारा जो दूरी चली जा रही है वो है लैम्बडा। कितनी है? लैम्बडा। तो लैम्बडा जो होता है साथियों किसका फॉर्मेशन करता है? देखो ध्यान से, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो लैम्बडा है। और लैम्बडे को आप यहाँ पे सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है साथियों जो लैम्बडा है वो एक तरह के यहाँ पे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। किसको शो करता है? सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। बोलो हाँ। क्लियर सारी बातें। और सर्कल में, सर्कल के अंदर यहाँ पे जो जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। या आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो लैम्बडा है साथियों वो यहाँ पे 2 पाई को बताता है। किसको बताता है? 2 पाई को बताता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बता दो भैया कि लैम्बडा की वैल्यू किसके बराबर है? पाई के बराबर है? 2 पाई के बराबर? तो लैम्बडा की वैल्यू भैया 2 पाई के बराबर होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैथ में साथियों पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो 2 पाई कितना हो जाएगा? तो 2 पाई हो जाएगा साथियों 360 डिग्री। बस इतना ही समझ लो साथियों, आपको सारा का सारा खेल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो लैम्बडा जो है साथियों किस में निकालते हैं? मीटर में। इसकी वैल्यू कितनी होती है? कि 2 पाई के बराबर होती है। और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो एक लैम्बडा का जो मान है फिजिक्स में वो किसके बराबर है? वो साथियों यहाँ पे 360 डिग्री के बराबर है। क्या आपको ये वाला जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है चमका कि नहीं चमका? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ सबके साथ मुझे कमेंट के अंदर। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे कैसे आई? देखो मैंने बस इतना बताया साथियों, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ना वो हमारे पास में क्या है? लैम्बडा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को ऐसे शो कर दिया, ऐसे बना दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी इसको मैंने ऐसे बता दिया। और ये किसके बराबर है साथियों? इस सर्कल के बराबर है। तो वही तो बन गया लैम्बडा। क्या बन गया हमारा? सर्कल के बराबर बन गया। क्या ये छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया? ऐसे प्रूफ किया मैंने इसको। क्या इतना सा पॉइंट क्लियर हो गया कि लैम्बडा की वैल्यू हमने बात की तो कैसे बनी है, किस प्रकार से बनी है? ठीक है, ये सबकी सब डेफिनेशन है, सबकी सब डेफिनेशन मैंने बताई है कि लैम्बडा की डेफिनेशन क्या होती है। कि भैया याद कर लो कि अगर मैं क्रस्ट से क्रस्ट की बात करूंगा तो लैम्बडा होता है, क्रस्ट से ट्रफ की बात करते हैं तो क्या बनेगा साथियों? बताओ जल्दी से। तो ये बनेगा साथियों हमारे पास में क्या? बताओ। तो अगर मैं ट्रफ से ट्रफ पे जाऊंगा तो हमारे पास में क्या बनेगा? वेवलेंथ बनेगी। अगर मैं कंप्रेशन से कंप्रेशन में जाऊंगा, संपीड़न से संपीड़न में जाऊंगा तो लैम्बडा बनेगा। और लैम्बडा की वैल्यू कैसे निकलती है ये मैंने समझा दी है। तो सुनो सबके सब ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सुनना देखो ध्यान से, कि लैम्बडा की वैल्यू भैया एसआई कितनी होती है? एसआई में क्या है? मीटर में। यहाँ पे रेडियन में क्या है? रेडियन में देखो, रेडियन में तो रेडियन में है भैया 2 पाई। कितनी है? 2 पाई।
अच्छा डिग्री में कितनी है, डिग्री में बताओ, डिग्री में। तो डिग्री में साथियों उसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। भाई साहब क्वेश्चन खत्म कर दिया अपन ने सारा का सारा। ये है मीटर में, ये है रेडियन में, और ये है डिग्री में। ठीक है, चलो। तो मेरे ख्याल से यहां तक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अच्छा प्लीज मुझे बेटा जो भी है सच सच बताना, कितने मेरे छोटे भाई बहनों को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया। आप लोगों ने आज तक ये पढ़ा तो जरूर होगा कि भैया लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे 360 डिग्री होती है। जो बच्चों ने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी उनको ये पता होगा कि लैम्बडा की वैल्यू 360 बराबर होती है। लेकिन क्या अब ये समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 360 डिग्री क्यों होती है? जरा प्लीज जो भी है बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ सबके सब। एक बार तुम्हारी कमेंट्स को मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो लैम्बडा साथियों मीटर में भी निकलता है, ये यहाँ पे रेडियन में भी निकलता है, रेडियन मतलब पाई की वैल्यू में भी निकलता है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे डिग्री में भी निकाली जाती है। क्लियर है? चलो एक बार कमेंट करो जल्दी से सबके सब। ठीक है मालिक, आगे चले। देखिए ध्यान से, अब हमारे सामने जो है वह है फ्रीक्वेंसी। भाई साहब ये बड़ी मजेदार चीज है, देखो ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की परिभाषा होती है, इस परिभाषा को जरा समझना क्या परिभाषा है। अब यहाँ पे ना हमारा सामने कंसेप्ट बनेगा बहुत प्यारा। क्या कंसेप्ट है देखिए, एक सेकंड में कण के द्वारा कंपन या तरंग दैर्ध्य की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। बस यही इसकी डेफिनेशन है। क्या है साथियों? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और वेवलेंथ मेड बाय द पार्टिकल्स इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे समय निश्चित है, कितना है? 1 सेकेंड। उसको ही क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है भैया, इसको जरा समझो। अब फ्रीक्वेंसी को दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए तो क्वेश्चन बनता है सर जो आवृत्ति है इसको हम यहाँ पे एफ से दिखाते हैं। इसको देखिए साथियों यहाँ पे शो किया जाता है किससे? म्यू से। किससे बोलते हैं? म्यू। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसको यहाँ पे एफ से दिखाते हैं और एफ से नहीं दिखाते तो इसे यहाँ पे शो करते हैं कैसे? म्यू से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसे क्या कहा जाता है साथियों, तो इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। तो इसे एफ या म्यू से शो करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब मुद्दा ये बन जाता है कि सर इसकी जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बनती है वो क्या बनती है साथियों? तो वो बनती है हर्ट्ज। क्या बनती है? हर्ट्ज बनती है। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर इसकी जो एस आई यूनिट है वो क्या होने वाली है, तो इसकी साथियों जो एस आई यूनिट है वो होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। अब इतना नहीं पढ़ना में, हमें ये समझना है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने चाहता हूँ साथियों वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे नजर आएगा। अब सारा का सारा जो खेल है ना वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट का समझना। क्या कंसेप्ट है साथियों? कंसेप्ट ये है कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आवृत्ति के बारे में, देखिए अगर मैं बात करता हूँ साथियों फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पे वेवलेंथ के, वो मतलब यहाँ पे वेवलेंथ जो होती है हमारी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसी है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य के समानुपाती है या विक्रमानुपाती है। तो वो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य के देखिए साथियों विक्रमानुपाती है। इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। तो ये कैसी है? प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है भैया ये यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी या तो आप इसको ऐसे कर दो या फिर म्यू कर दो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो बढ़ेगी इसका मतलब है कि वेवलेंथ यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में देखना, आप ये मान लो कि सर दोनों का जो समय है वो कितना है? एक फिक्स है। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय कितना है? देखिए 1 सेकेंड है। आप ऐसा मान लो कि यहाँ पे जो समय दिया जा रहा है कितना दिया जा रहा है? तो समय दिया जा रहा है देखिए 1 सेकेंड का। यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय कितना? 1 सेकेंड का है। अब ये देखो कि पहले वाली तरंगों में फ्रीक्वेंसी कैसी है? ज्यादा है। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कैसी हो गई है? कम हो गई है। क्योंकि क्रस्ट से क्रस्ट की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसमें जो वेवलेंथ है वो कैसा है साथियों? बड़ी है या कम है? इसमें वेवलेंथ कम हो गई है। जबकि नीचे वाली तरंगों की बात करेंगे
तो इसमें देखिए साथियों, क्रस्ट हमारा यहाँ पर है और एक क्रस्ट हमारा यहाँ पर है, एक श्रृंग यहाँ पर है और दूसरा श्रृंग यहाँ पर है। तो इनके बीच में जो दूरी है साथियों, इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इस वाली कंडीशन में वेवलेंथ कैसा है? कम है या ज्यादा है? भैया ज्यादा है। आप ये देखो ध्यान से, नीचे फ्रीक्वेंसी कैसी है? कम है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। कंफर्म है सारी बातें? ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा, ना 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 ना, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ हमारी कम हो जाएगी। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि आवृत्ति के बढ़ने पर वेवलेंथ कम हो जाती है। और 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 यदि आवृत्ति घटेगी तो वेवलेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया था, इसको जरा समझिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम जब बात करते हैं साथियों वेवलेंथ के बारे में, कंसेप्ट है साथियों कि वेवलेंथ जो होता है वो यहाँ पे दूरी के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है साथियों, तो उसके द्वारा चलने वाली जो दूरी होगी वो भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। क्लियर सारी बात है? अगर कोई चीज यहाँ पे बहुत दूरी तक दिखाई दे रही है, यह बहुत दूरी तक सुनाई दे रही है, कोई चीज दिखाई भी दे सकती है, सुनाई भी दे सकती है। तो अगर कोई चीज यहाँ पे बहुत दूर तक जा रही है, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ कैसी है? ज्यादा है। अब जरा समझना, छोटा सा कंसेप्ट देखिए। मान लीजिए कि एक लड़का चिल्ला रहा है और एक लड़की चिल्ला रही है। किसकी आवाज दूर तक जाएगी? लड़के की है लड़की की? लड़कियां चिल्लाती बचाओ, लड़के चिल्लाते बचाओ। तो किसकी आवाज दूर तक जाने वाली है? लड़की की है लड़के की? लड़की की आवाज दूर तक जाएगी। लेकिन हमारा समाज इतना खराब है साथियों कि किसकी आवाज पहले सुनी जाएगी? आप सब जानते हैं, लड़की की आवाज पहले सुनी जाएगी। क्यों? लड़की की आवाज जो है साथियों पतली है। पतली क्यों है? चुभने वाली आवाज है, कान में चुभ जाती है, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, सीने में, सर में भयंकर दर्द होता है। क्यों? क्योंकि पतली आवाज है। क्यों? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उनकी आवाज दूर तक नहीं जाने वाली। लेकिन लड़कों की आवाज की मैं जब बात करूंगा, इनकी आवाज कैसी है? मोटी मोटी है। इनकी आवाज कैसी? भारी भारी है, दूर तक जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है। ये बात जरा समझना। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं साथियों कि दूर तक जाने के लिए फ्रीक्वेंसी कम होनी पड़ती है और वेवलेंथ ज्यादा होनी पड़ती है। अब जैसे मैं लाल प्रकाश की बात करता हूं, तो लाल प्रकाश बेटा सुनाई देता है, दिखाई देता है? आप ये कहेंगे सर जो लाल प्रकाश होता है ना वो हमें दूर तक दिखाई देता है। तो अगर लाल प्रकाश दूर तक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी कम है या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तो भैया उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम है। वेवलेंथ कैसी है? ज्यादा है। क्लियर सारी बातें? अगर कोई भी चीज हमें दूर तक दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? कम है। वेवलेंथ कैसी है? ज्यादा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका होगा फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निश्चित टाइम पीरियड में निकाला जाता है। ये फैक्ट आप जरा यहाँ पे समझो, ठीक है? चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है आवर्तकाल, जिसे बोलते हैं टाइम पीरियड। ये कंसेप्ट है हमारे वेव के। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं देखिए साथियों कि हम अगर जब बात करते हैं प्रकाश के बारे में, लाइट चैप्टर के बारे में, साउंड के बारे में, जब तक हमें ये सारी की सारी क्लैरिटी नहीं होगी ना, हम उन कॉन्सेप्ट को पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो अगर हमें एक कंसेप्ट समझना है तो मतलब हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी। और यही रीजन है साथियों, मैं आपको हर एक चीज को बहुत डिटेल से बता भी रहा हूँ, ठीक है? चलिए, अब अभी क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस तो आज हो नहीं पाएंगे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हमारा, कि हम बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। क्या देखिए पूछा गया है, किसी भी तरंग के द्वारा एक तरंग दैर्घ्य की दूरी ये तय करने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। बस ये कंसेप्ट को समझो ध्यान से। द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ अ वेवलेंथ इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। मतलब एक तरंग दैर्घ्य को चलने में जितना समय लगेगा उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे कहते हैं क्या? उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब आप जरा समझने का प्रयास करना, छोटा सा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से देखो, सुनो। अगर यहाँ पे वेवलेंथ कम है, देखो वेवलेंथ अगर कम है तो समय काल भी कैसा है? बताओ जल्दी से। अगर वेवलेंथ कम है तो समय भी कम लगेगा, बोलो हाँ। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो समय भी ज्यादा लगेगी, बोलो जल्दी से। क्लियर सारी बातें? कंफर्म है? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो समय काल होता है, देखिए ध्यान से मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, सुनो। जो टाइम पीरियड है, अच्छा लिख दो ऐसे, लिखो। जो टाइम पीरियड होती है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, जो टाइम पीरियड होती है जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? समय काल, ठीक है? ये किसके समानुपाती है? इट इज प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। कितनी है? इट इज प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। मतलब ये यहाँ पे
तरंग दैर्ध्य के कैसी है, समानुपाती है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साथियों फ्रीक्वेंसी के। बस इसको अगर समझ गए ना, तो मतलब आपने यहाँ पे आधी चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया है, बस इतना समझो। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। अब देखो, जो समयकाल है साथियों वो यहाँ पे समानुपाती है वेवलेंथ के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। जैसे भैया अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो समयकाल ज्यादा है, बोलो हाँ, देखो ध्यान से सबके सब। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो समयकाल ज्यादा है, और अगर समयकाल ज्यादा है वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कैसी है, कम है। फ्रीक्वेंसी कैसी है, कम। अगर ये दोनों ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर वेवलेंथ कम है तो मतलब यह है कि समयकाल भी कैसा है, कम है, क्योंकि कम समय के अंदर वेव पूरी चल जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा छोटी वेव होगी उतना ही कम समय लगने वाला है। तो अगर यहाँ पे वेवलेंथ कम है तो समयकाल भी कम है, और समयकाल वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी कैसी है, ज्यादा है। क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया? अगर इतना समझ गए भैया तो मुझे अलग से कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पॉइंट आप जरा यहाँ पे समझना। अब यहाँ से फॉर्मूला बन सकता है क्या, देखो ध्यान से, कि फ्रीक्वेंसी जो होती है साथियों इसको हम बोल सकते हैं 1/t। क्या बोलते हैं, 1/t। तो फ्रीक्वेंसी बेटा बनती है 1/सेकेंड, और इसी 1/सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को साथियों यहाँ पे टी इनवर्स के नाम से भी जानते हैं, कि फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम यहाँ पे सेकेंड की पावर -1 या टी की पावर -1 भी कहते हैं। ये सीधी सीधे क्वेश्चन है जो बन जाता है, बताओ जल्दी से हाँ या ना। क्या यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर हो चुकी हैं? बताओ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम जरा समझते हैं। देखिए बालक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने जो दिया जा रहा है वो है एम्पलीट्यूड के बारे में। देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने है वो है किसके बारे में, देखिए साथियों एम्पलीट्यूड के बारे में। जरा देखो ध्यान से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बारे में, जिसे बोलते हैं आयाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साथियों। आपको सारी सारी बातें मैं बता रहा हूँ, बोर्ड पे देखो ध्यान से। जैसे अगर मैं बात करूं इस वेव के बारे में, इस वेव के बारे में देखो, तो मान लो ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल हमारा जो कण है साथियों, ये क्या कर रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, बोलो जल्दी से। अब ये जो पार्टिकल देखिए साथियों ऊपर भी जाएगा, और ये पार्टिकल यहाँ पे नीचे भी आएगा, बोलो जल्दी से। अब ये बताओ साथियों इस पार्टिकल का ये ऊपर नीचे क्या हो रहा है, देखिए। तो आप कहेंगे सर ये ऊपर नीचे जो पार्टिकल कर रहा है ये कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्या कर रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसको साथियों हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको साथियों हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल देखिए साथियों ऊपर भी जा रहा है और ये पार्टिकल यहाँ पे नीचे भी जा रहा है, तो इसका विस्थापन प्लस में भी है और इसका विस्थापन यहाँ पे माइनस में भी है। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट प्लस में भी है, डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी है। तो किसी भी पार्टिकल के द्वारा साथियों जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, जो अधिकतम विस्थापन किया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं। तो वही परिभाषा है इसकी, वही परिभाषा को जरा समझिए देखिए ध्यान से, कि अगर किसी तरंग के द्वारा, किसी कण के द्वारा साथियों अधिकतम विस्थापन जो हो सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है, क्या पार्टिकल साथियों इससे ऊपर जा रहा है, क्या पार्टिकल साथियों इससे ऊपर जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। ये जो पॉइंट मैंने बना दिया है, इस वाले पॉइंट को जरा समझो। ये जो पॉइंट मैंने बना दिया ये क्या है साथियों, ये इसका मैक्सिमम क्या है साथियों, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। क्या पार्टिकल इससे ऊपर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा साथियों, मतलब ये इसके आउटर लाइन है। तो आप देख पाएंगे कि जो पार्टिकल है, जो कण है, वो गति कर रहा है, सही बात है। अब गति करते समय वो यहाँ पे मैक्सिमम कितना ऊपर और मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है, उसे बोलते हैं क्या साथियों, उसे बोलते हैं आयाम, उसे बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो किसी पार्टिकल के द्वारा हो सकता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इन अ वेव मोशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। क्या ये छोटी सी बात क्लियर हो चुकी है, बोलो हाँ या ना। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें और बताता हूं, देखिए ध्यान से। एम्पलीट्यूड जो होता है साथियों उसको हम यहाँ पे शो करते हैं किससे,
तो एम्पलीट्यूड को बेटा शो करते हैं ए से। किससे शो करते हैं? ए से शो करते हैं। अब सुनना ध्यान से जो मैं बताना चाहता हूं, एम्पलीट्यूड जो होती है साथियों वो किसके बराबर होती है? तो वो यहाँ पे ऊर्जा के बराबर होती है, वो यहाँ पे एनर्जी के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि जिस वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उस वाले वेव में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा होने वाली है। ठीक है, और ये किसके बराबर है साथियों? तो ये बराबर है इंटेंसिटी के। किसके? इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों? जिसको हम बोलते हैं तीव्रता। क्या बोलते हैं? तीव्रता। तो आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि एम्पलीट्यूड जो होती है साथियों किसके समान होती है? ऊर्जा के समान होती है। और ये किसके बराबर है साथियों? इंटेंसिटी के बराबर है। तो एक फॉर्मूला है जो आप यहाँ पे याद कर लो कि एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पे एनर्जी के बराबर है, और ये किसके बराबर है साथियों? इंटेंसिटी के स्क्वायर के बराबर है। अभी आपको ये सब चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इसका मतलब है इंटेंसिटी मतलब तीव्रता का स्क्वायर। बस, कि जितना ज्यादा यहाँ पे किसी वेव की आयाम होगी उतना ही ज्यादा साथियों उसकी ऊर्जा होने वाली है, और उतनी ही ज्यादा साथियों स्क्वायर में उसकी इंटेंसिटी होने वाली है। और ये सब बातें थी जो मैंने तरंगों के बारे में समझा दी। आपको वेवलेंथ पढ़ा दिया, आपको मैंने फ्रिक्वेंसी पढ़ा दी, आपको मैंने आवर्तकाल पढ़ा दिया, आपको मैंने आयाम पढ़ा दिया। और ये वो चीजें थी जो हमारे वेव के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे साथियों हमारे वेव और वेव के जो यहाँ पे प्रकार होते हैं, वेव के क्या फीचर्स होते हैं, वो सारा का सारा हो चुका है कंप्लीट। अब जल्दी से बताओ मुझे सबके सब, क्या यहाँ तक की सारी बातें चमकी हैं कि नहीं चमकी हैं? यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हुई? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर।